प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी तक हमने क्या करा है, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, उसमें हमने पढ़ा था लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट सीआरआर एसएलआर, वो यूज होगा इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। नोट कौन छापता है? आरबीआई। यहां पे नोट नहीं छपने की बात हो रही, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन वो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। तो हमारे कोर्स में इकलौता फंक्शन कमर्शियल बैंक का है, that is the process of credit creation. Commercial banks perform other functions also like accepting deposits, granting loans, but the most important function which it plays apart from accepting deposits and granting loans is process of credit creation. क्या होता है ये credit creation? It is one of the most important activities of commercial banks. तो ये ध्यान रखना कि ये सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा, कमर्शियल बैंक कर रहा है, because central bank they do not deal with the public, commercial banks deal with the public through the process of money creation, deposit creation और credit creation एक ही बात है। तो credit creation और money creation synonyms हैं। commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or प्राइमरी डिपॉजिट्स, मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं उससे कहीं ज्यादा कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू अजम्पशंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट होने से पहले ही प्रोसेस कह रहे दो अजम्पशंस है। एक, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट इज टर्म्ड एज बैंक्स। द एंटायर कमर्शियल सिस्टम इज वन यूनिट। इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड है कि आप हरियाणा में कहीं डिपॉजिट करो या कश्मीर में करो या कर्नाटका में करो, कहीं भी करो, सब एक ही जगह पैसा जाएगा। द एंटायर कमर्शियल सिस्टम इज वन यूनिट एंड इट इज टर्म्ड एज बैंक्स। पहली assumption, दो ही assumptions हैं। सेकेंड assumption, all the transactions, all receipts and payments in the economy are routed through the banks. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. जो भी ट्रांजैक्शन होगी बैंक के थ्रू ही होगी। पर्पस क्या है ये दोनों assumptions का? कि पैसा सर्कुलेशन से बाहर नहीं जा रहा। अगर आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करे और पेमेंट कैश में हुई और वापस घूम के नहीं आई, तो बैंक के पास तो पैसा आया नहीं, तो पैसा तो बैंक के सर्कुलेशन से बाहर चला गया। बैंक के पास पैसा तभी आ सकता है कि अगर ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन हो रही हो या चेक के थ्रू हो रही हो। तो उन्होंने वो अजम्पशन ली। क्यों ली अजम्पशन? ताकि उनके सर्कुलेशन से, बैंक के कंट्रोल से पैसा बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी अजम्पशन है। द एंटायर सिस्टम, कमर्शियल सिस्टम इज वन यूनिट and all the transactions, receipts and payments, they will be routed through banks. आपने किसी को पेमेंट करनी है तो बैंक के थ्रू ही होगी। जिसके पास पैसे आए उसके बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे। दोनों assumptions क्लियर है, उनका लॉजिक क्लियर है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि बैंकिंग सिस्टम से पैसा बाहर नहीं जा रहा। The deposits held by banks are used for giving loans. However, banks cannot use the whole of the deposit for lending. आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, आप तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। बैंक उसका क्या करेगा? बैंक आपको कहां से इंटरेस्ट देगा? वो कहीं और आगे इन्वेस्ट करेगा, वो किसी और को लोन्स देगा, फिर उस पर इंटरेस्ट कमाएगा, वहां आपको पैसे तब जनरेट करके दे पाता है। वो पॉइंट इज कि जितना भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्या बैंक आगे पूरा का पूरा लोन दे सकता है? नो, बैंक आगे पूरा का पूरा लोन नहीं दे सकता। हमने पढ़ा था लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ सीआरआर होता है जो हमें एज कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ एसएलआर होता है जो अपने पास रखना पड़ता है। बाकी हम आगे लोन्स बांट सकते हैं। एज ऑन डेट सीआरआर क्या है? एज ऑन डेट ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब तक चेंज हो चुका होगा। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस ऐसे रेलेवेंस के लिए, एक आइडिया के लिए, अच्छा क्या रेट चल रहा है। तो सीआरआर इज 4%, एसएलआर इज 18% as on date. However, the banks cannot use the whole of deposit for lending. It is legally compulsory for the banks to keep a certain minimum
फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। लीगली कंपल्सरी मतलब ऑप्शन नहीं है, रखना ही रखना है, तो मतलब मिनिमम इतना रखना है, उसके बाद आपकी जो मर्जी है, आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, आप डिपॉजिट करना चाहते हो कर सकते हो। कोई यही नहीं कि 4% से ज्यादा आप वहां डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप करो 100% कर दो, कोई रोक रहा है आपको? मिनिमम रिक्वायरमेंट 4% की है सीआरआर एंड 18% एज एसएलआर। लेकिन अब जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो हम एलआरआर के टर्म्स में बात करेंगे। एलआरआर का मतलब होता है टोटल ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। The fraction is called the legal reserve ratio, LRR, or the reserve deposit ratio, or the reserve ratio, and is fixed by the central bank. Banks do not keep 100% reserves against the deposit. 100% reserve ही रख देंगे तो आगे पब्लिक को देंगे क्या, कहां से कमाएंगे? They keep reserves only to the extent indicated by the central bank. That is the minimum requirement. उसके आगे it varies, उनकी सिचुएशन के हिसाब से सरप्लस फंड्स हैं कि नहीं है। ऐसा क्यों होता है? Why only fraction of deposits are kept as cash reserves? ये जनरल डिस्कशन की बात है कि ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 4%, 18%, 22%, एग्जाम्पल के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं उसको 20% ले लेता हूँ। ऐसा क्यों कि आपने बैंक में डाले 1 लाख रुपए, कमर्शियल बैंक्स को सिर्फ 20% रिजर्व्स क्रिएट करने की जरूरत है। 20% मतलब 20,000 रिजर्व्स क्रिएट करने की जरूरत है, बाकी 80,000 वो आगे पब्लिक में बांट सकते हैं। तो जिसने 1 लाख डिपॉजिट करे थे वो विड्रॉ करने आएगा, तो आप तो आगे पब्लिक में बांट चुके हो, आप उसको कैसे पेमेंट करोगे अगर उसने पूरे के पूरे पैसे एक साथ विड्रॉ कर भी लिए तो? पहली बात, the entire commercial system is one unit, all the transactions are routed through banks. तो जो भी पेमेंट हो रही है, there are multiple deposits daily in the bank, there are multiple deposits. कोई खर्चा कर रहा है तो किसी के पास पैसे आ रहे हैं, वो पैसे बैंक में आ रहे हैं घूम के, तो जितना भी पैसा सर्कुलेशन में वो सारा का सारा पैसा घूम के बैंक्स के पास ही आ रहा है। तो multiple deposits daily, and not everyone is going to come and withdraw their money at the same time. आज ये विड्रॉ कर रहा है, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कंट्री एक साथ ही बैंक से पैसे विड्रॉ करने आ जाएगी। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। तो दिख रहा है कि हाँ ये बैंक के डूबने वाला है, तो वो तो एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया ना कि सब पैसे विड्रॉ करना चाहेंगे। पीछे यस बैंक के साथ टेम्पररी हुआ था, पीएनसी अपना पुणे में, जो महाराष्ट्र में भी कोई बैंक था उसके साथ भी हुआ था। तो वो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जहां दिख रहा है कि बैंक के पास पैसे नहीं है, वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, तब एकदम से। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा कि सबके सब एकदम से पैसा विड्रॉ करने आ जाए। तो why only fraction of deposits are kept as cash reserves? Bank keep only a fraction of deposits as cash reserves because a prudent banker, a wise banker, by his experience knows two things. Number one, all the depositors do not approach the banks for withdrawal of money at the same time, and also they do not withdraw the entire amount in one go. एक तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एकदम से पैसे विड्रॉ करने आ जाएंगे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारा पैसा ही विड्रॉ कर लोगे। आपके पास जितना भी बैंक में आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना विड्रॉ करोगे उस टाइम। तो not everyone is going to come and withdraw the money at the same time, and even if people come, they will not withdraw the entire amount in one go. That is out of past experience कि banks ने ये study करा। Second, there is a constant flow of new deposits into the banks. So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposits as cash reserve. It means if experience of the banks show that withdrawals are generally around 20% of the deposits, then it needs to maintain only 20% as reserves. अब तो बैंक्स में भी ना, वहां पे ध्यान से कभी आप देखोगे तो एक उन्होंने नोटिस लगा रखा होता है, for withdrawals in excess of 2.5 lakhs you have to inform a day in advance. इंडिविजुअल विड्रॉल 2.5 से ज्यादा अगर है आपका, कुछ बैंक्स के ऐसे होते हैं कि आपको एक दिन पहले बताना है, वो ताकि कैश मैनेज करके रखे ना। अब बैंक में वो एक लिमिट तक ही पैसे रखेंगे, बैंक में थोड़ी ना कैश वो ज्यादा रखना चाहेंगे सिक्योरिटी रीजंस के लिए,
तो उन्होंने अपने डेली कैलकुलेट करी होती है कि लोग पैसे डिपॉजिट करने भी आएंगे, लोग विड्रॉ करने भी आएंगे, तो वो पैसा तो रोटेट होगा ही, उसके अलावा कुछ सरप्लस वो रख लेते हैं अपने पास। पॉइंट इज, वो तो आपको बस ऐसी रियलिस्टिक बात अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आपको भी एकदम से कैश विड्रॉ करना है, मना तो कोई कर नहीं सकता, आपका है, लेकिन वो बोल सकते हैं कि इनकन्वीनियंस हो गया, आपको वेट करना पड़ सकता है, तो अगर आप पहले से इन्फॉर्म करके रखेंगे, आपको पैसे तो जब मर्जी आप अगर आपके बैंक में है तो मिल जाएंगे, बट नॉर्मली बड़ी ट्रांजैक्शन में एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। डिपॉजिट आप जो मर्जी करो बिना नोटिफिकेशन के, आप आ जाओ बैंक में डिपॉजिट कर दो, कैश डिपॉजिट है तो वो तो बाद में आरबीआई के पास हम इंटीमेशन भेज ही देंगे कि किसी ने बड़े अमाउंट का कैश डिपॉजिट करा है, वो इनकम टैक्स नोटिस बाद में आएगा, बट वो पैसे लेने से मना नहीं कर सकते। ओके, विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी हो सकती हैं आज के डेट में, कैश ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में क्या करा अभी तक हमने? सिर्फ अजम्पशंस। पहली अजम्पशन क्या थी? द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। उसका लॉजिक भी उन्होंने बता दिया। तो अभी अजम्पशंस और एलआरआर का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स ध्यान से अब आगे बढ़ेंगे। डाउट आया कि सर अगर ऐसा हो गया कि नॉर्मल सिनेरियो में तो नॉट एवरीवन विल कम एंड विथड्रॉ देयर मनी एट द सेम टाइम, नॉट एवरीवन विल विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो, नॉर्मल सिनेरियो में। बट अगर दिख रहा है कि किसी बैंक के हालात खराब हो रहे हैं, जैसे ऑफ लेट यस बैंक की न्यूज आई थी, तो फिर अगर बैंक ने कह दिया कि पैसे नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक हमें पैसे देने से ही मना कर दे हमारे पैसे? यस, हो सकता है। उसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी, when the liabilities are more than the assets, when the liabilities are more than the assets, तो insufficient funds है, ऑनर नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे आरबीआई पिक्चर में आ जाता है, आरबीआई सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। एक क्लॉज होता है, एक क्लॉज होता है, पहले क्लॉज, स्टार तो हर जगह ही लगे होते हैं, ठीक है ना, स्टार तो हर जगह लगे होते हैं, इस पे एक स्टार पहले था ये यस बैंक के केस से पहले कि 1 लाख की इंश्योरेंस है, 1 लाख की इंश्योरेंस है, मतलब आपका अकाउंट में 1 करोड़ है, कह रहे कोई बात नहीं हम दे देंगे 1 लाख रुपए, बाकी पैसे गए, बाकी पैसे गए, क्योंकि आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योरेंस की लिमिट क्या है? 1 लाख। तो आरबीआई इज लायबल टू पे ओनली 1 लाख। अब वो लिमिट 5 लाख हो गई है, अब वो लिमिट 5 लाख हो गई है पर बैंक अकाउंट, पर बैंक अकाउंट। तो यस बैंक और किसी भी केस में लोगों ने फिर ये रियलाइज करा कि किसी भी, अगर आपके पास पैसे हैं भी तो एक अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट करके मत रखो, आप उनको मल्टीपल अकाउंट्स में स्प्रेड कर दो, क्योंकि पर बैंक अकाउंट वो इंश्योरेंस होती है। इसका प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है, डाउट आया इसीलिए बात हुई। तो उतनी मैक्सिमम लिमिट ही आपको मिल जाएगी। अगर बैंक डूब गया तो, नहीं डूबा तो पूरे पैसे मिलेंगे। जैसे यस बैंक का तो टेम्पररी सिचुएशन था, 1 महीने बाद किसी ने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे, सबको पूरे पैसे मिले, लेकिन जब तक नहीं मिले तब तक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सीन तो था ही, क्योंकि आपके एफडी हो या बैंक बैलेंस हो सब फ्रीज, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक कैपिंग आ गई थी, कैपिंग मतलब कि अच्छा चलो ठीक है 15 दिन में 50,000 रुपए विड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, आपका भी काम ना रुके, पर हम इससे ज्यादा भी नहीं दे सकते, चाहे आपके अकाउंट में 5 करोड़ है या 5 लाख है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, इन सब बातों का प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंकिंग पढ़ रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड जितनी बातें करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग होगी। एक सेकेंड, अब शुरू होगा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी तक हमें बस क्या पता है? assumptions, all transactions are routed through banks, the entire banking system is one unit। दूसरा पॉइंट क्या था? LRR। LRR के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, CRR और SLR। मीनिंग बस हमें लिखना होगा प्रोसेस एक्सप्लेन करते वक्त, आगे जितनी बातें होंगी LRR के टर्म्स में होंगी। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज initial or primary deposits in the bank is 1000। Let us assume शाश्वता ने बैंक में 1000 रुपए डाले, 1000 रुपए डाले बैंक में। अब बैंक उसका क्या करेगा?
क्या है, एक आपको एक न्यूमेरिकल से आप तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये वही हो रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू ही प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी ने 1000 रुपए बैंक में डाले, अब बैंक उन 1000 रुपीज का क्या करता है, बैंक उसमें से कुछ रिजर्व क्रिएट करता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट उसे कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में लिया 20% LRR है, 20% रिजर्व है। तो अगर 20% रिजर्व है तो बैंक 1000 में से, इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, उसमें से 200 रुपए रखेगा और बाकी 800 आगे किसी को लोन दे देगा। ध्यान से देखना, 4 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखोगे, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितना, 1000। 1000 में से क्या करेंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। अगर LRR 20% है तो कितना रिजर्व क्रिएट करेंगे, 200 रुपीज। 200 का रिजर्व क्रिएट हुआ तो बैंक के पास 800 लोन्स देने की कैपेसिटी है, वो देंगे, उसी से ही पैसा कमाएंगे। उन्होंने 800 रुपए का आगे लोन दिया, किसको दिया, श्रुत को दिया। श्रुत, आपने ये लोन क्यों लिया बेटा? सर एक्सपेंसेस मीट करने के, आपने हेडफोन्स खरीदने थे, कुछ भी करना था, आपने 800 रुपीज का लोन लिया। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, तो जो भी आपने लोन लिया, आपने जहां भी पेमेंट करी, वो पैसे घूम फिर के बैंक के पास आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। तो जो 800 का मैंने श्रुत को लोन दिया, मैंने उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करा, उसने खर्चा भी करा हो, तो जिसको पेमेंट करी वो बंदा भी पैसे कहाँ डिपॉजिट करेगा, बैंक में ही करेगा, बैंक में ही करेगा। तो 800 रुपीज वापस घूम के किसके पास आ गए, बैंक के पास। दिस इज राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पहले तो इनिशियल डिपॉजिट से 1000, तो ये लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट 1000 से आपने 800 का लोन दिया, अभी क्रेडिट क्रिएशन हुआ नहीं है, अभी तो वही 1000 ही है। जैसे आपने किसी को लोन दिया, वो पैसे घूम के वापस 800 बैंक के पास और आ गए। शाश्वता ने 1000 डाले थे, शाश्वता के 1000 से 200 का रिजर्व, 800 रुपए का आगे लोन दिया श्रुत को, श्रुत ने फिर बैंक में कल 800 रुपए आके डाल दिए, तो बैंक के पास अब टोटल डिपॉजिट कितने हो गए, 1800। क्या नए नोट छपे? नहीं, बिना नए नोट छापे मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट हो पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक की पावर है, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन 800 हुआ। अब बैंक के पास फ्रेश डिपॉजिट्स आए, क्योंकि अब बैंक की लायबिलिटी 800 टुवर्ड्स श्रुत है और 1000 टुवर्ड्स शाश्वता है, तो 800 की फिर फ्रेश कैलकुलेशन होगी कि 800 के डिपॉजिट्स आए हैं, तो ये नहीं कि अच्छा इनका तो पहले से ही तो उसी में से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसी में से कुछ नहीं होता, फ्रेश डिपॉजिट्स हैं, फ्रेश कैलकुलेशन होगी। तो 800 आए, 800 का 20% 160 का रिजर्व क्रिएट होगा और बाकी 640 आगे लोन्स दे दिए जाएंगे। जैसे आप किसी को 640 का लोन दोगे, वो खर्चा करेगा, उसने खर्चे के लिए लोन लिया है, तो वो पैसा भी घूम फिर के वापस बैंक के पास आ जाएगा। ये क्या है, राउंड 2 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। फिर 640 का क्या करेगा बैंक, 640 का 20% 128 रिजर्व क्रिएट करेगा, 512 आगे लोन दे देगा। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? द प्रोसेस विल कंटिन्यू or the process comes to an end when the amount of total reserves become equal to initial deposit. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रोसेस तो समझ आ गया, क्लोज कैसे करनी है कहानी। ऐसे थोड़ी ना कि चलो एक और राउंड बनाते हैं, सेम ही होगा ना, सब कुछ सेम होगा। तो क्लोजर मतलब क्लोजर बहुत जरूरी है। कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन क्या होगा लास्ट में, the process of credit creation comes to an end when the amount of total reserves become equal to initial deposits. कोई भी डाउट? ध्यान से देखना, अब पढ़ लेते हैं। उनका पूरा प्रोसेस समझ तो आ ही गया होगा, बट एक और बार सुनोगे और बेटर आ जाएगा। Suppose initial or primary deposits in banks are 1000 and LRR is 20%. तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया, अब समझाते हैं। It means banks are required to keep only 200 as cash reserve and are free to lend 800. Suppose they lend 800
banks do not lend this money by giving amount in cash. Rather, they open bank accounts in the name of borrowers. तो 800 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए, who are free to withdraw the amount whenever they like. Suppose the borrowers withdraw the entire amount. जो आपने 800 का लोन लिया है तो कहीं खर्चा ही करना होगा ना, अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ी ना लोन लिया होगा, तो आपने 800 रुपए बैंक से जो लिए थे वो खर्च कर दिए. The moment you spend the money, all the transactions are routed through banks. The money spent by the borrowers comes back into the banks in the form of deposit accounts of those who have received this payment. बैंक के पास 1000 आए, 1000 में से 20% 200 का रिजर्व क्रिएट करा, 800 रुपए का आगे लोन दिया, जिसको भी लोन दिया उसने आगे खर्चा करा होगा, जहां भी खर्चा करा होगा उस बंदे ने आगे बैंक में ही डिपॉजिट करे. This is round 1 of credit creation. It will increase the demand deposit of the banks by 800. With the new deposits of 800, banks keep 20% as cash reserves and lend the balance 640. Borrowers use these loans for making payments, which again comes back into the accounts of those who have received the payments. This time, bank deposits rise by 640. क्लियर है? कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोज कैसे करना है, सिलसिला खत्म कब होगा. The deposits keep on increasing each round by 80% of the last round deposits. 1000, फिर 1000 का 80%, 800, 800 का 80%, 640. The deposits keep increasing, but by 80% of the last cash reserve. ठीक है? Deposit creation comes to an end when total cash reserves become equal to the initial deposit. ये very very important line है, लिखनी ही लिखनी है. लास्ट लाइन आपके प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की यही होगी, प्रोसेस की. अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की लास्ट लाइन होगी, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन द टोटल कैश रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स. तो रिकैप, सबसे पहले assumptions, फिर LRR की रेफरेंस, फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन और शेड्यूल. दोनों पार्ट क्लियर है? लास्ट का स्टेप होता है मनी मल्टीप्लायर. लास्ट स्टेप होता है मनी मल्टीप्लायर. ये मनी मल्टीप्लायर क्या है? कह रहे हैं कि आपको अगर LRR पता हो ना, आपको अगर LRR पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जितने डिपॉजिट आए हैं इनिशियल डिपॉजिट, उससे कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट हो पाएगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी हो पाएगी. ध्यान से देखना, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, बड़े ही मजेदार, बड़े ही इजी. As seen in the table, banks are able to create total deposits of 1000 or 5000. सॉरी, टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट कर पाए? 5000. 1000 रुपए के, शाश्वता के 1000 रुपए से बैंक 5000 के टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाया. 5 टाइम्स, बिना नोट छपे. It means total deposits become 5 times of the initial deposit. So 5 times is nothing but the value of money multiplier. तो एक और टर्म आ गई मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर ये बताता है कि टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितनी हो पाएगी. किस चीज पे डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर? LRR पे. क्या है ये मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर or credit multiplier or deposit multiplier. Money multiplier is the number by which total deposits can increase. Total deposits can increase due to a given change in deposits. जितने भी deposits आएंगे उससे further कितनी creation हो पाएगी, मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? It is equal to 1 upon LRR. It is equal to 1 upon LRR. चलो आप ही बताओ, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं. LRR, कोई भी फिगर बोलो. विशेष, LRR कितना परसेंट? 30%. LRR 30%. और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज 1 upon LRR. 1 upon LRR. तो 1 upon LRR, 1 upon
30%, तो which is equal to 100 by 30, which is equal to 3.33 times. तो LRR 30% है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू है 3.33 टाइम्स। एक और वैल्यू बोलो, क्योंकि कुछ बताना चाहता हूं, कोई भी और वैल्यू बोलो, कुछ भी। 45%, मतलब खुंदक में हो क्या? सिंपल सी बातें कर लो, 10, 20, 40, 50 है। बोलो जल्दी। 25। चलो एक और एग्जांपल आया, LRR 25%, बढ़ा या कम हुआ? LRR कम हुआ। रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर कम हुई तो बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा या कम? करेक्ट, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हुई तो बैंक्स ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। तो मनी मल्टीप्लायर is equal to 1 upon LRR, which is equal to 1 upon 25%, which is equal to 100 by 25 4 times। बढ़ गया ना मनी मल्टीप्लायर। तो LRR जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे, उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। इन द गिवन एग्जांपल LRR is 20%, तो 20% मतलब 1 upon 20%, तो 20 by 100, 100 ऊपर चला गया, 100 by 25 टाइम्स। आप 1 by 0.2 भी लिख सकते हो, फिर डेसिमल हटाने के लिए फिर ऊपर 100 ही आ रहा होगा या 10 आ रहा होगा, कुछ भी आएगा। कैलकुलेशन क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमने देखा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। याद रहेगा फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन LRR। तो अगर मैं आपको मनी मल्टीप्लायर बताऊं तो LRR भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, LRR बताऊं तो मनी मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ध्यान से देखना, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को बाइंड कर सकते हैं, माइंड अप। ध्यान से देखना, एक बार बस समराइज कर दे। हाँ, एक बार मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलना, ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो कितने मार्क्स का आ सकता है? 4 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप देंगे मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है यार, हमने अंडरस्टैंडिंग तो पूरी डिटेल में कर ली, बट एग्जाम में आंसर भी तो लिखना है, तो वो भी पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इसका कितने नंबर हो जाएंगे? 1 मार्क। नेक्स्ट होगा अजम्पशंस, तो जो 2 अजम्पशंस थी आपकी, 2 अजम्पशंस है, मार्क्स 1 है इसके भी। फिर आएगा मीनिंग ऑफ LRR एंड कंपोनेंट्स। सिर्फ मीनिंग, और आप मतलब बस उस पे 1-2 लाइनें कि व्हाई ओनली अ पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स इज केप्ट एज रिजर्व्स, अगेन इसका भी 1 नंबर। फिर आएगा क्या? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेनेशन, 1 नंबर। शेड्यूल, 1 नंबर। 5 हो गए। मनी मल्टीप्लायर, 1 नंबर। 4 में आएगा ना, तो इसी में कोई आधा आधा हो जाएगा, स्टेप्स आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 4 मार्क्स में आएगा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो भी यही है। तो बस क्या ध्यान रखना, LRR को शॉर्ट कर देना, प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, शेड्यूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मनी मल्टीप्लायर तो वैसे ही 1 लाइन की बात होगी, सब 1-1, 2-2 लाइनों की ही बात है। अजम्पशन भी शॉर्ट है, LRR के कंपोनेंट भी शॉर्ट है, मेन है प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। वो आपको लिखना पड़ा प्रॉपर्ली, पॉइंटर्स बना के कि इनिशियल डिपॉजिट, फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, सेकंड राउंड, द प्रोसेस कम्स टू एन एंड when the total cash reserves are equal to initial deposits। ध्यान से देखना, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बता दिया है। एक चीज मेरे को बतानी थी, अब जैसे इस केस में LRR 20% थे, ये शेड्यूल क्लोज कैसे होगा? ये तो मैंने बताया ना आपको कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, तो 1000 से आप बाकी कैलकुलेशन तो कर पाओगे,
ये जो लास्ट के टोटल्स हैं ये कैसे आएंगे, ध्यान से देखना, ये लास्ट के टोटल कैसे आएंगे। पहली चीज तो टोटल कैश रिजर्व्स कितने होंगे, इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। ध्यान से देखना, टोटल कैश रिजर्व्स कितने होंगे, इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। तो ये 1000 तो सबसे पहले लिख देंगे, आ गया, क्योंकि ये तो इनिशियल डिपॉजिट ही होगा। टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, ध्यान से देखना, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कितनी होती है, इट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर कितना था 5, तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000, 1000 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 5000। कैसे आया 1000 इंटू 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आया, कोई भी डाउट। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में फॉर्मूले जो मैंने आपको बताने थे वो बता दिए, ये वाला भी बता दिया आपको। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्लियर है, 1/LRR, जल्दी बोलो ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. तो दो फॉर्मूले, एक मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, एक ये फॉर्मूला, और एक टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि मैंने आपको टोटल डिपॉजिट बताया और इनिशियल डिपॉजिट बताया, बताओ मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। मैंने आपको इनिशियल डिपॉजिट बताया, मनी मल्टीप्लायर बताया, बताओ टोटल डिपॉजिट क्रिएशन क्या होगा। मैंने आपको टोटल डिपॉजिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर बताया, बताओ इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा। तो 3 आइटम्स ही हैं, 3 में से 2 गिवन होंगे, 1 निकालना होगा। तो 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंपल, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। तो 2 चीजें सीखी, एक तो मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR, दूसरा टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं, कोई भी डाउट? No, sir. एक सेकेंड, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कंप्लीट हुआ, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप अभी अपने आप करेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तीनों आप अभी करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नहीं होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होंगे एक करके दिखा दूं, एक करके दिखा देता हूं। विशेष कह रहे हैं, ध्यान से देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, सुनने पे ध्यान देंगे, डाउट्स मन में रखना, अभी ले लूंगा मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, घर नहीं जाने दूंगा तब तक। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर and total deposits created if initial deposit is 500 crores and LRR is 10%। आप प्रे करोगे काश ये न्यूमेरिकल्स आ जाए, आएंगे तो 1 या 2 मार्क्स के तो होंगे ही होंगे, मतलब वो फ्री के मार्क्स ही हैं, दिमाग लगेगा बट बहुत ही कम। ध्यान से देखना, कह रहे मनी मल्टीप्लायर बताओ, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Sir, 1/LRR. इज इक्वल टू 1/LRR। LRR गिवन है 10%, तो 1/10%, तो 100 ऊपर चला गया, 100/10, आंसर इज 10 टाइम्स। कोई डाउट? No, sir. सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, Initial deposit into money multiplier. इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट 500 और मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स, तो आंसर इज ₹5000 करोड़। कोई डाउट? तो No. मैंने कर भी दिया एक क्वेश्चन, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कोई खास मदद करी नहीं, क्योंकि तीनों में से जो सबसे आसान था वो मैंने कर दिया, ठीक है ना। बाकी दोनों जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ताकि आपको बुरा ना लगे। ध्यान से देखेंगे, अभी करेंगे।